हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त इंजीनियर मासूम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित यूनिक क्लासेस 2 में। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट यानी सारणी के ऊपर चर्चा करेंगे। डिटरमिनेंट जिसको हिंदी में हम लोग सारणिक बोलते हैं, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और जितने भी डिटरमिनेंट यानी सारणिक में थ्योरी सेशन है उसको जहां तक पॉसिबल होगा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। और हाँ, और एक बात, आज का लेक्चर आपका 30 से 40 मिनट का होगा, केवल 30 से 40 मिनट का होगा। और अगर आप मेरा 30 से 40 मिनट का लेक्चर कर लेते हैं तो जो क्लास 12 का एनसीईआरटी का पार्ट 2 है, 4 पॉइंट कितना है, 4.1 चैप्टर नंबर, उसमें का अधिकांश क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव भी साथ ही साथ सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा आज का लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए और उसमें से ऑब्जेक्टिव बना के देखिए। सारणिक यानी डिटरमिनेंट चैप्टर का देखिएगा ना, 3, 4, 5 जरूर ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी है भाई, बहुत ही इजी है। और मैं बहुत इजी तरीके से इसको बताऊंगा भी ताकि दिमाग में जाके आपके एकदम सेट हो जाए, बैठ जाए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा, मैं इसको समझाऊंगा भी। तो ध्यान दीजिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीएस लैपलेस। क्या लिखा हुआ है दोस्त? पीएस लैपलेस। तो आखिर पीएस लैपलेस कौन थे? पीएस लैपलेस साहब कौन थे? तो देखिए ना, यहाँ पे एक फिगर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक फिगर लगा हुआ है। ध्यान से देखिए इनको, क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे पीएस लैपलेस साहब आपको दिख रहे होंगे। कौन दिख रहे होंगे? तो पीएस लैपलेस साहब दिख रहे होंगे। तो ये कौन थे? तो एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। क्या थे? बहुत ही बड़े एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन कहने का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही बड़े क्या थे? गणितज्ञ थे। पीएस लैपलेस साहब कौन थे? एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, यानी एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। और यहाँ पे इनका फिगर लगा हुआ है, आप लोग इनको देख सकते हैं, इनसे रूबरू हो सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1749 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1827 लिखा हुआ है। कहना क्या चाहता है ये? 1749 मतलब क्या होता है? यहाँ पे इनका बर्थ यानी इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका? तो 1749 में। और डाइड मतलब इनका मृत्यु कब हो गया? ये कब प्यारे हो गए? ये कब प्यारे हो गए भगवान जी को, अल्लाह मालिक को कब प्यारे हो गए? तो 1827 ईस्वी में हो गए। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़िए थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग इसको परिचय बोलते हैं। तो आइए ना जानते हैं कि इसका परिचय क्या होता है। डिटरमिनेंट सारणी का परिचय क्या होता है? तो ध्यान दे दीजिए एक बार यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन सॉल्व अ सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन सॉल्व अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। देखिए ये कहना क्या चाहता है, चिल्ला चिल्ला के ये कहना क्या चाहता है, मैं आपको बता देता हूँ अपने भाषा में, आपको समझ में आ जाए। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो आपके स्वर के ऊपर से जा रहा होगा, तो मैं स्वर के ऊपर से नहीं जाने दूंगा। मैं आपको अपने भाषा में, बोलचाल की भाषा में, घरेलू भाषा द्वारा मैं आपको समझाऊंगा ताकि जाके आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपके दिमाग में जाकर डाउनलोड हो जाए। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। लिखा है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब क्या कह रहा है? डिटरमिनेंट की सहायता से वी कैन सॉल्व, मतलब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं? क्या सॉल्व कर सकते हैं? अ सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। सिमल्टेनियस कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे बहुत सारा सिमल्टेनियस इक्वेशन माने बहुत सारा इक्वेशन। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कहना यह चाहता है ना
कि मान लीजिए आपको 5-10 को इक्वेशन एक साथ सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, 5-10 इक्वेशन आपको एक साथ सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, तो आप लोग कैसे कीजिएगा? आपको कोई मेथड पता नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट सारणिक हमको वो मेथड देता है, वो अधिकार देता है कि हम लोग बहुत सारे इक्वेशन को एक जगह पर रख के बाय क्रेमर्स रूल, माने क्रेमर्स रूल के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। यही तो ये कह रहा है। तो आप पूछिएगा कि सर यह क्रेमर्स रूल क्या होता है? तो क्रेमर्स रूल एक रूल होता है जो मैं आगे में आपको बताऊंगा, आगे में इसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन में जानना है यहाँ पे कि क्रेमर्स रूल कुछ होता है। तो आप लोग जान गए कि हाँ क्रेमर्स रूल कुछ होता है। मैं इसके बारे में आगे में आपको बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा। सिर्फ आप यहाँ पे यह जान लीजिए कि क्रेमर्स रूल कुछ होता है और इसके सहायता से हम लोग बहुत सारे इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत और परेशानी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट डैश दे के लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो यूज इन इंजीनियरिंग। कहना क्या चाहता है? यह जो सारणिक होता है ना, जो सारणिक होता है ना, उसका यूज ना इंजीनियरिंग में होता है। क्या होता है? इंजीनियरिंग में होता है। ये भी बोल सकते हैं कि सारणी का यूज, डिटर्मिनेंट का यूज आगे चल के हायर एजुकेशन, हायर मैथमेटिक्स, जैसे आप एमएससी कीजिएगा, बीएससी कीजिएगा, उसी को मास्टर डिग्री बोल दीजिए, वो कीजिएगा ना, तो उस सब में इसका यूज होता है। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल साइंस, साइंस एंड इकोनॉमिक्स इटीसी, यानी एक्सेट्रा। कहना यह चाहता है ना यह कि जो सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, इसका यूज हम लोग बहुत सारे चीज में करते हैं। जैसे कि आगे चल के इंजीनियरिंग में करना होता है। मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूं, इसीलिए यहाँ पे मेरा नाम में लगा है इंजीनियर मासूम सर, इंजीनियर। तो मैं इंजीनियरिंग किया हुआ ना, तो उस समय इसका यूज बहुत ज़्यादा हुआ है। उसमें पढ़ना है सारणी के बारे में, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा आधा अधूरा पढ़ के निकल जाना है। वहाँ पे बहुत ही ब्रीफ, माने बहुत ही डीपली वहाँ पे पढ़ना है, बहुत ही अच्छा तरीका से वहाँ पे गहराई के साथ वहाँ पे अध्ययन करना है। इसका एक बुक ही यहाँ पर, वहाँ पे इंजीनियरिंग में इसका एक बुक ही मिल जाएगा आपको। यहाँ एक चैप्टर है ना, वहाँ एक बुक मिलेगा सिर्फ सारणी डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो वही यह कहना चाह रहा है, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारणी का यूज इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है, साइंस के फील्ड में होता है, सोशल साइंस के फील्ड में होता है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के रूप में भी होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे एक प्यारा सा फिगर दिख रहा होगा। आइए हम इसका कुछ नामकरण करते हैं, इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो इसको कह देते हैं हम ए, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए। इसको बोलते हैं ए डैश लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कि बी डैश लिखा हुआ है, और यहाँ पे बीच में ओ है, क्या है? ओ फॉर ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन। ओरिजिन हिंदी में मूल बिंदु, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु इसको बोला जाता है। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0। ओरिजिन का वैल्यू कितना होता है? तो 0 0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0 0। आप लोग 10th क्लास में इसको पढ़ के आए होंगे, कुछ याद कीजिए, कुछ दिमाग को रिकॉल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा बकवास वकवास नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए डायरेक्ट एकदम। चलिए यहाँ देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है, इसका नाम क्या है? ए डैश ओ, ए ओ बोल सकते हैं या ए ओ ए डैश बोल सकते हैं। ये लिखते हैं यहाँ पे ए ओ ए डैश बोलिए या ए डैश ओ ए बोलिए। वैसे इस लाइन को क्या बोलेंगे? बी ओ बी डैश बोलिए, बी ओ बी डैश बोलिए, या इसको बी डैश ओ बी बोलिए, बी डैश ओ बी बोलिए। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या कीजिए बाबू? तो यहाँ से एक बार ध्यान से समझिए आप लोग। क्या कीजिए मेरे दोस्त? तो एक बार ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे 2 लाइन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? यहाँ पे 2 लाइन दिख रहा होगा। एक है ए डैश ओ ए, ये ऐसे बोल सकते हैं ए ओ ए डैश। एक है बी ओ बी डैश। 2 लाइन यहाँ पे दिख रहा है। एगो लाइन है सूत के, एगो है उठ के। हई लाइन में कौन है?
तो सूत के कौन है ये, सूत के। ई लाइन में कौन है, तो उठ के, क्या है, उठ के। ध्यान दीजिए यहाँ पे ई लाइन में सूता हुआ है, क्या है, सूता हुआ है। ई लाइन में क्या है, उठा हुआ है। तो इसका कुछ नाम होगा ना, तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं ए डैश, सॉरी ए ओ ए डैश, ए ओ ए डैश बोलिए, ए डैश ओ ए बोलिए, बात वही ना है, तो वही लिखा हुआ है ए ओ ए डैश, एगो है बी ओ बी डैश, ए ओ ए डैश, अब बी ओ बी डैश। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दे दीजिए एक बार मेरे प्यारे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ए ओ ए डैश दिख रहा है ना, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हिंदिया में बोलते हैं इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे बी ओ बी डैश दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, वर्टिकल लाइन, हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आशा करता हूं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको और हम अच्छा से समझाते हैं। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। देखिए मैं जो बताया यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, डैश मार के लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो ऑफ डिटरमिनेंट, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो ऑफ डिटरमिनेंट एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ पे एक बार आप लोग ध्यान दे दीजिए क्या बोलना चाह रहा है यह। अभी मैं आपको बताया ये जो सूत का लाइन हुआ है इसको क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, यानी क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जो ये उठ के लाइन हुआ है, उठ के, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो वही लिखा गया यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो ऑफ डिटरमिनेंट, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो ऑफ डिटरमिनेंट, यानी इसको हम लोग रो बोल सकते हैं, रो। रो हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और यहाँ पे बोला गया है वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट। ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, खाड़ा वाला लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉलम बोलते हैं। कॉलम, कॉलम मतलब होता है स्तंभ, होता है स्तंभ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो स्तंभ बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको रो और कॉलम समझ में आ गया होगा कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह क्या होगा, तो यह समझ में बबुआ आपको यह आ गया होगा। चलिए ना, नहीं समझ में आया होगा ना, तो आगे मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा समझा देता हूं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए एकदम प्यार से समझिए, यहाँ पे प्यार से एकदम समझिए। देखिए अब यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रहा है, एगो है सूत के, एगो है उठ के। क्या है, एगो है सूत के, एगो है उठ के। तो जो सूता हुआ लाइन है ना, सूता हुआ लाइन है ना, इसको सारणिक यानी डिटरमिनेंट का रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो यानी पंक्ति बोलते हैं। रो यानी क्या बोलते हैं दोस्त, तो पंक्ति बोलते हैं। और जो ये उठ के लाइन है ना, जो उठ के लाइन है, उठ के, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कॉलम मतलब होता है स्तंभ, होता है स्तंभ। क्या होता है दोस्त, तो स्तंभ होता है, स्तंभ। ध्यान दे दीजिए, उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब सूता हुआ लाइन को रो ऑफ डिटरमिनेंट बोलते हैं, मतलब सारणी का पंक्ति बोलते हैं। और वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट, यानी जो ये उठ का लाइन है, उठ का लाइन जो है, इसको कॉलम बोलते हैं। किसका कॉलम, तो डिटरमिनेंट का, सारणी का, इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको रो और कॉलम समझ में आ गया होगा कि रो किसको बोला जाता है और कॉलम किसको बोला जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। इट्स क्लियर फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखा गया है, यहाँ पे एक बात लिखा गया है, इट इज जनरली डिनोटेड बाई, मतलब सारणी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो ध्यान दीजिए, इट इज जनरली डिनोटेड बाई
डेल, डेल ये देखिए डेल है, क्या है डेल है, इसको हम लोग डेल बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है डेल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो डेल्टा होता है। डेल्टा क्या होता है दोस्त, डेल्टा होता है, डेल्टा। तो आपसे पूछा जाए कि सारणी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सारणी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सारणी को हम लोग डेल यानी डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डेल इज इक्वल टू A1B1 A2B2, ठीक इसी प्रकार लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू A1B1 C1 A2B2 C2 A3 B3 C3। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ये जो डेल दिख रहा है ना, डेल यहाँ पे दिख रहा है, तो डेल हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, डेल से डेल लिखने का मतलब क्या है, सारणिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सारणिक यानी डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। क्योंकि डिटर्मिनेंट को मान लीजिए मेरा नाम मासूम है, मेरा नाम क्या है मासूम है, तो मेरा नाम मासूम है, तो मासूम को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। और मान लीजिए किसी का नाम अनीसा है, क्या नाम है, किसी का नाम अनीसा है, तो इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा नाम मासूम है तो मैं इसको एम से रिप्रेजेंट करूंगा, और किसी का नाम अनीसा है तो इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो सारणिक है तो उसका भी कोई स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन होना चाहिए ना, उसका भी कोई स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन होना चाहिए ना, नोटेशन यानी उसका कोई सिंबल होना चाहिए ना। तो उसका सिंबल कैसे है, तो ये डेल होता है। सारणी का सिंबल क्या होता है, डेल, जिसको फुल फॉर्म होता है डेल्टा, और शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग डेल बोलते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि आप लोग यह समझ गए होंगे। और एक बात यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, और एक बात यहाँ पे क्या कीजिए तो ध्यान दे दीजिए आप लोग, यहाँ पे दो गो डंडा लगाया गया है। देखिए यहाँ पे दो गो डंडा लगाया गया है, दो क्या किया गया है डंडा लगाया गया है, और यहाँ पे डेल लिखा गया है। जैसे ही यहाँ पे आपको डेल दिखा तो डेल देखते ही क्या समझिएगा कि सारणिक लिखा हुआ है। तो सारणी को लिखते कैसे हैं, तो दो गो डंडा लेना है, दो गो डंडा लेना है, दो गो डंडा लेना है, यहाँ पे डेल लगा दीजिए। यहाँ तो डेल लगा दीजिए ना, तो इसका मतलब हो गया कि आप कोई सारणिक लिखने जा रहे हैं, सारणिक लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। और डेल लगा के दो डंडा लगा देना है। क्या करना है, दो डंडा खींच देना है और बीच में नंबर लिख देना है, बीच में क्या करना है नंबर लिख देना है। यही तो हो गया आपका डिटर्मिनेंट, यही तो हो गया आपका सारणिक। तो आशा करता हूं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको नोट कीजिए और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, इसको नोट कीजिए फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। नोट कीजिए, कर लीजिए इसको आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूं, अभी बहुत बात इसमें सीखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग को जो सारणिक यानी डिटर्मिनेंट पढ़ना है ना 12th क्लास के अंडर, तो उसमें देखिए एक पढ़ना है ऑर्डर बराबर 1 का, ऑर्डर जिसको हिंदी में हम लोग कोटि बोलते हैं, कोटि 1 का पढ़ना है। फिर पढ़ना है ऑर्डर बराबर 2 का, यानी हिंदी में बात कर ले तो कोटि बराबर 2 का। आगे बढ़िए, पढ़ना है ऑर्डर बराबर 3 का, यानी हिंदी में बोल रहे इसको तो कोटि बराबर 3 का, कोटि बराबर 3 का। तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको ना जो सारणिक पढ़ना है, डिटर्मिनेंट पढ़ना है, वो 12th क्लास के अंडर ना तो एक ऑर्डर का पढ़ना है, फिर से 2 ऑर्डर का पढ़ना है, 3 ऑर्डर का पढ़ना है। इससे आगे नहीं पढ़ना है। ऑर्डर 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, लेकिन आपको 12th क्लास का जो सिलेबस दिया गया है ना उसमें सिर्फ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 के बारे में ही पढ़ना है। इसलिए मैं आगे क्यों बताऊंगा, आपको क्या जरूरत है बताने का। जितना देखिए एग्जामिनेशन के व्यू से अगर पढ़ा जाए तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जितना आपको पढ़ना है सिर्फ उसी पे फोकस रखिए ना, आगे ज़्यादा चलने की क्या जरूरत है। तो मैं इसीलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैं वही बताऊंगा, पढ़ाऊंगा सब, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना मेरा फोकस ज़्यादा उसी पे रहेगा। तो ध्यान एक बार आप दे दीजिए, यहाँ पे ऑर्डर 1 लिखा हुआ है, ऑर्डर 2 लिखा हुआ है, ऑर्डर बराबर 3 लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बार देखिए, सारणी को कैसे लिखा जाता है, तो 2 को डंडा लगाया जाता है, अब बीच में एलिमेंट को लिख देता है। यहाँ पे डेल लिख देंगे तो और अच्छा है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे डेल लिख दिए और सारणी को 2 डंडा लगा दीजिए और बीच में नंबर लिख दीजिए, सदस्य लिख दीजिए
A1 B1 लिख देते हैं यहाँ पे A2 B2 लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़िए। ऑर्डर बराबर 3 दिख रहा है तो एगो डांडा पार दीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 हो गया यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कहने का मतलब यह है यहाँ पे अब इसमें देखिए आप, इसमें जब देखिएगा तो सूता हुआ लाइन को है, इसमें सूता हुआ लाइन इसमें एगो दिख रहा है आपको, और इसमें उठा हुआ लाइन को दिख रहा है, तो उठा हुआ लाइन भी एगो दिख रहा है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें एक रो होगा और एक क्या होगा, कॉलम हुआ। आगे बढ़ेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए आप, इसमें सूता हुआ लाइन को दिख रहा है, तो एगो और एगो दूगो दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R1 और R2, और इसमें उठा हुआ लाइन को दिख रहा है C1 और C2, ये दूगो उठा हुआ लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस सारणिक में, इस डिटर्मिनेंट में 2 रो होगा और 2 क्या होगा, कॉलम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सूता हुआ लाइन को है, तो R1 एगो है, फिर एक यहाँ पे हो गया R2 हो गया, और यहाँ पे एक R3 हो गया। सूता हुआ लाइन का बात हो गया। अब उठा हुआ लाइन देखिए इसमें कौगो है, तो एगो यहाँ दिख रहा है, एगो यहाँ दिख रहा है, और एगो यहाँ दिख रहा है, माने C1 C2 और C3। कहने का मतलब यह है, यहाँ से यह बात सामने निकल के आता है। थोड़ा सा गौर फरमाइए आप यहाँ पे हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ से एक पॉइंट निकल के आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, एक बार ध्यान दीजिए। यहाँ पे A1 लिखा हुआ था, A1, तो यहाँ पे सूता हुआ लाइन को है, एगो है, तो सूता हुआ लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग R बोलते हैं। और उठा हुआ लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो कॉलम बोलते हैं। उठा हुआ लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग C बोलते हैं। अगर हिंदी में बात कर ले, हिंदी में, तो रो यानी पंक्ति, कॉलम यानी स्तंभ। और इसमें देखिएगा ध्यान से, तो इसमें 2 रो दिख रहा है, को 2 रो और 2 कॉलम, माने इस सारणिक में 2 रो है, माने 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। और इसमें देखिएगा तो 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं इसको, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था A1, एक एग्जाम्पल में लिखा था A1 B1 A2 B2, और एक एग्जाम्पल में लिखा था A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। तो एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना बाबू, यहाँ से ध्यान से देखिएगा ना। तो इसमें एक रो है, एक कॉलम है, तो इसको 1 by 1 लिख सकते हैं। इसको 1 into 1 नहीं पढ़ना है, 1 by 1 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 1 by 1 पढ़ते हैं, 1 by 1 पढ़ते हैं। तो एक रो है, इसमें देखिए एक रो है और एक कॉलम है। सूता हुआ लाइन को है, एगो है, उठा हुआ लाइन को है, एगो है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, सूता हुआ लाइन एगो है और उठा हुआ लाइन को है, इसमें एगो है। तो सूता हुआ लाइन को रो बोलते हैं और उठा हुआ लाइन को कॉलम बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो सूते हुए लाइन को क्या बोलते हैं, तो पंक्ति बोलते हैं। उठे हुए लाइन को स्तंभ बोलते हैं। माने इसमें एक रो है और एक कॉलम है। आगे बढ़िए, इसमें देखिए सूता हुआ लाइन एगो है और फिर एगो सूता हुआ लाइन एगो और है, मतलब इसको हम लोग R1 R2 इसका नाम दे रहे हैं। मतलब एगो रो कौन है, R1 है, एगो रो कौन है, R2, माने 2 इसमें रो है। कॉलम भी देखिए ना, इसमें सूता हुआ लाइन इसमें कोगो, इसमें उठा हुआ लाइन कोगो है, तो सूता हुआ 2 है और उठा हुआ कोगो है 2। देखिए 2 सूता का लाइन दिख रहा होगा और 2 उठा का लाइन दिख रहा होगा। इसका मतलब 2 रो है। अरे भैया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको बोलेंगे 2 by 2। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो इसमें सूता हुआ लाइन को दिख रहा है, सूता हुआ लाइन इसमें 3 माने R1 R2 R3। R1 R2 R3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रो 1 रो 2 रो 3 लिखा हुआ है ना।
रो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ना मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बताया कि मेरा नाम मासूम है तो मैं एम से अपने नाम को रिप्रेजेंट करूंगा, किसी का नाम अनीसा है तो उसको ए नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक उसी प्रकार इसका रोवन नाम है, रो नाम है रो, तो रो को आर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब बहुत सारा रो है, 3 गो रो है तो उसका नाम रख दिए R1 R2 R3। ठीक उसी प्रकार C1 C2 और C3 रखते नहीं देंगे। ये सब क्या है आपके, तो ये कॉलम है और ये सब आपके क्या है, R1 R2 R3 रो है। ठीक उसी प्रकार R1 R2 यहाँ क्या है, रो है। C1 C2 क्या है, कॉलम है। यहाँ पे R1 रो हो गया, यहाँ पे C1 कॉलम हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक बात सामने निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब रो एक है और कॉलम एक है तो ये 1/1 का है, 1/1 का है। जब रो 2 है कॉलम 2 है तो ये 2/2 का है। जब रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2 तो 2/2 का है। जब रो की संख्या यहाँ पे 3 और कॉलम की संख्या 3 माने ये 3/3 का हो जाएगा। 3 कितना का हो जाएगा, 3 का ये सारणिक हो जाएगा। तो मैं यही उस समय से बताना चाहता हूँ, जितना ऑर्डर का, जितना कोटि का सारणिक होगा, डिटर्मिनेंट होगा, उतने ही उसमें नंबर ऑफ रो होंगे और नंबर ऑफ कॉलम होंगे। नंबर ऑफ रो होंगे और नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो वही बात आगे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी सारणिक डिटर्मिनेंट में पंक्ति माने रो और स्तंभ माने कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है। देखिए यही ना बात लिखा हुआ था दोस्त, यही ना बात यहाँ पे लिखा हुआ था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसी भी सारणिक में पंक्ति और स्तंभ की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मैं आपको उसी समय से वही बात बता रहा हूं कि हम जब 2 कोटि यानी 2 ऑर्डर का सारणिक लिए थे, डिटर्मिनेंट लिए थे, तो उसमें 2 रो था और 2 कॉलम था। जब 3 ऑर्डर का लिए तो उसमें 3 कॉलम था और 3 रो था। जितना ऑर्डर का लीजिएगा ना उतना ही उसमें रो होगा और उसमें उतना ही कॉलम होगा। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए एक बार यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लिए डेल इज इक्वल टू A1 B1 और फिर A2 और B2। तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे रो की संख्या कितनी है, माने यहाँ पे कितनी पंक्ति है, तो आप बोलिएगा सर 2 पंक्ति है। आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 पंक्ति दिख रहा है आपको यहाँ पे कि एक हो गया ये पंक्ति और एक हो गया यहाँ पे ये पंक्ति। यहाँ पे भैया एक R1 हो गया ये और यहाँ पे एक R2 हो गया। तो यहाँ पे 2 पंक्ति दिख रहा है आपको, 2 पंक्ति। और स्तंभ बोलेंगे तो एक C1 हो गया और यहाँ पे एक C2 हो गया। तो मतलब यहाँ पे जब ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर बराबर ये 2 का है, माने कोटि जब 2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। वही बात मैं चिल्ला चिल्ला के उस समय से बताना चाहता हूँ। आगे एग्जाम्पल द्वारा देखिए कंफर्म हो जाएगा। ऑर्डर बराबर अगर 3 लिखा हुआ है, ऑर्डर बराबर 3 लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हुआ A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, A3 B3 और C3 हो गया। तो यहाँ पे कितना आपको रो है, R1 1 रो हो गया, R2 2 रो हो गया, R3 3 रो हो गया, कॉलम C1 C2 और C3। तो मान लीजिए, जब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब ऑर्डर बराबर 3 है तो इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है और 3 रो है। देखिए ये तीनों आपस में बराबर हो रहा है। ऑर्डर रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब ऑर्डर बराबर 2 है तो 2 रो है और 2 कॉलम है। तो कहने का मतलब यह है ना कि आप जितना भी ऑर्डर लीजिए उतना ही रो होगा और उतना ही कॉलम होगा। किसी भी सारणिक में आप ऑर्डर बराबर जितना लेंगे उतना ही उसमें रो होंगे और उतना ही उसमें कॉलम होंगे। मैं वही उस समय से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लिख सकते हैं ना, अब यहाँ पे नोट में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन एनी डिटर्मिनेंट मतलब किसी भी सारणिक में ऑर्डर बराबर रो बराबर कॉलम, ऑर्डर बराबर रो बराबर कॉलम। अगर हिंदी में बात कर ले तो ऑर्डर बराबर कोटि, माने कोटि बराबर रो मतलब क्या होता है, तो पंक्ति, रो बराबर पंक्ति और कॉलम बराबर
स्तंभ, कॉलम बराबर स्तंभ हो गया, कॉलम बराबर स्तंभ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे किसी भी सारणिक में उसमें जितना कोटि होगा उतना ही पंक्ति होगा, उतना ही स्तंभ होगा। और अंग्रेजी में बात कर ले, किसी भी डिटर्मिनेंट में उसमें जितना ही ऑर्डर होंगे उतने ही रो होंगे और उतने ही उसमें कॉलम होंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा दोस्त आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। अब मैं बहुत ही सिंपल भाषा में कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैं ऑर्डर बराबर 2 ले लिया, ऑर्डर बराबर क्या लिया, 2 लिया। ऑर्डर बराबर जब 2 लिया मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले सारणी को हम लोग डेल से लिखते हैं और 2 डंडा यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे लगाएंगे A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2। ऑर्डर बराबर अगर यहाँ पे 3 लेंगे, ऑर्डर बराबर यहाँ पे हम अगर 3 लेंगे, ऑर्डर बराबर यहाँ पे 3 लेंगे, तो डेल बराबर हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और यहाँ पे ये 2/2 का है और यहाँ पे क्या है, ये 3/3 का है, 3/3 का है। क्यों 3/3 का है, क्यों 2/2 का है, क्योंकि जब ऑर्डर 2 है तो नंबर ऑफ रो 2 होगा, नंबर ऑफ कॉलम 2 होगा। जब ऑर्डर बराबर 3 है तो नंबर ऑफ रो कितना होगा, 3 होगा, कॉलम कितना होगा, 3 गो होगा। मतलब ये तीनों आपस में बराबर होता है ना। तो आइए सर बोलिएगा आप हमसे, सर आप हमसे बोलिएगा कि सर यहाँ पे जो A1 B1 A2 B2 लिखे हैं ये सब क्या हैं, तो ये एलिमेंट हैं। क्या है, एलिमेंट हैं, एलिमेंट यानी सदस्य हैं, ये सदस्य हैं, या इसको हम लोग अवयव भी बोल सकते हैं। अवयव क्या बोल सकते हैं, अवयव बोल सकते हैं, अवयव। ये जो दिख रहा है आपको A1 B1 A2 B2, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। हिंदी में सदस्य बोलिए या अवयव बोलिए, ठीक उसी प्रकार इसमें आइएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 को क्या बोलेंगे दोस्त, तो एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणी का क्या है, सदस्य है, अवयव है, अवयव। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में यह पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम। माने नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से गुना कर दीजिएगा ना, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से गुना कर दीजिएगा तो एलिमेंट की संख्या निकल जाएगा। ये करके देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, यह एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ से लीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ हमको एलिमेंट निकालना है, सदस्य की संख्या निकालना है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कॉलम, मतलब पंक्ति को स्तंभ से गुना कर देता है। कौ गो पंक्ति है और कौ गो स्तंभ है उसको आपस में गुना कर देना है, आपका वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। कौ गो पंक्ति है कौ गो स्तंभ है उसको आपस में गुना कर देता है, आपका बात सामने निकल के आ जाएगा वो। तो देखिए यहाँ पे पंक्ति कौ गो है, 2 गो है, और स्तंभ 2 गो है, मतलब रो 2 गो है और कॉलम 2 गो है। तो गुना कर दीजिए, 2 गुने 2 4, 4 आ रहा है 4, गिनो तो इसमें 1 1 2 1 3 1 4, 4 गो है, निकल गया। अब इसमें निकालना है तो नंबर ऑफ रो 3 गो है, नंबर ऑफ कॉलम 3 गो है, मतलब स्तंभ की संख्या 3 गो है और पंक्ति की संख्या 3 गो है। तो वही ना बोला है कि जब आपको एलिमेंट की संख्या फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो क्या करना है, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से गुना कर देता है, मतलब रो को पंक्ति से गुना कर देना है। तो आइए ना रो को पंक्ति से गुना करते हैं, तो 3 3 9, देखो तो 9 गो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 गो आ गया इसमें। तो कितना इजी है यह, कितना इजी है भैया यह। नंबर ऑफ आपको जब भी एलिमेंट निकालना रहे, क्या करना रहे, नंबर ऑफ आपको एलिमेंट निकालना रहे तो उसको क्या करना है, उसको हम लोग आपस में गुना कर देना है, रो और कॉलम को आपस में गुना कर देना है, आपका वैल्यू सामने निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में इतना आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं 2 आपको जो पॉइंट बताया, 1 नंबर यह कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, तो रो को कॉलम से गुना कर देना है और स्तंभ को पंक्ति से गुना कर देना है, निकल जाएगा। स्तंभ को पंक्ति से गुना कीजिएगा, निकल जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। और आपको एक बताया था कि
जितने ऑर्डर का सारणिक होगा, जितने कोटि का सारणिक होगा, उसमें नंबर ऑफ रो उतने ही होंगे और नंबर ऑफ कॉलम उतने ही होंगे। मतलब जितना ऑर्डर होता है उतना ही रो होता है, उतना ही कॉलम होता है। जितना ऑर्डर होता है उतना ही रो होता है, उतना ही कॉलम होता है। इसको भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दे दीजिए बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिए। मान लीजिए ऑर्डर टू का कोई सारणिक दिया हुआ है, ऑर्डर टू का कोई सारणिक दिया हुआ है। मान लीजिए इस फॉर्म में दिया हुआ है A1 B1 A2 और B2, और बोला जा रहा है इसका वैल्यू निकालना है। इसका क्या करना है? वैल्यू निकालना है। तो देखिए कितना इजी है वैल्यू निकालना। क्या करना है? देखिए ये कोना कोनी गुना करना है। क्या करना है? कोना कोनी गुना करना है, अब बीच में माइनस लगाना है, अब फिर कोना कोनी गुना कर देना है। मतलब ऊपर से नीचे तीर चलाना है, ऊपर से नीचे तीर चलाना है, अब फिर बीच में माइनस लगा देना है, अब फिर नीचे से ऊपर तीर चलाना है। तो आइए मैं आपको तीर चलाने का तरीका सिखाता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे ही आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे ही आप लोग ऊपर से नीचे यहाँ पे तीर चलाइएगा, ऊपर से नीचे ऐसे तीर चलाइएगा, तो कौन इसके रास्ते में पड़ेगा? तो A1 B2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A1 B2 हो जाएगा। देखिए तीर ऐसे चलाना है, ऐसे तीर चलाए हैं हम लोग, तो A1 B2 हो गया। क्या हो गया? A1 B2 हो गया। और बीच में लेना है माइनस, तो माइनस। अब तीर कैसे चलाना है? तो ऐसे तीर चलाना है। तो आइए यहाँ पे तीर चलाइए ऐसे। ऐसे जब हम लोग तीर चलाए हैं तो क्या मिला है? A2 B1 मिला है। क्या मिला है? A2 B1 मिला है। तो यही तो इसका वैल्यू हो गया, यही तो इसे डेल का वैल्यू हो गया। यही क्या हुआ? इसे डेल का वैल्यू हो गया। तो देखिए कितना इजी है। ऑर्डर बराबर 2 यानी कोटि बराबर 2 का सारणी का वैल्यू निकालना कितना इजी है। यहीं से सो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहीं से तो बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में 2 3 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबरिया क्वेश्चन यहीं से आता है, इसी कॉन्सेप्ट पे आता है। इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। 1-2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा यहीं से, एक सब्जेक्टिव हो जाएगा और 2-3 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो आइए एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको। एक बार क्या करता हूँ दोस्त, तो और समझा देता हूँ। मान लीजिए ऑर्डर बराबर 2 यानी कोटि बराबर 2 का कोई सारणिक दिया हुआ है, कोटि बराबर 2 का कोई सारणिक दिया गया है, और उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या कीजिएगा? कोना कोनी गुना करना है, कोना कोनी तीर चला देना है, बीच में माइनस लगाना है, फिर ऊपर नीचे तीर चला देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे फिर एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे A1 और B1 लिखा हुआ है, A2 और B2 लिखा हुआ है। तो कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे? तो A1 में B2 से गुना करता है, A1 B2 ऐसे गुना कर देना है, अब बीच में लगाना है माइनस, फिर ऐसे गुना कर देना है। ये सिंबल देखिए ना, ऊपर से नीचे की तरफ गुना किए हैं, अब बीच में माइनस लगा दिए हैं, अब फिर नीचे से ऊपर की तरफ गुना कर दिए हैं। आपका वैल्यू निकल कर तैयार हो जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपका पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इससे द्वारा क्या होगा? तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, इसको एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल डेल बराबर लिखा हुआ है, डेल बराबर लिखा हुआ है 4 6 3 और 2। इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करना है? मैं आपको क्या बताया था? कोना कोनी गुना करना है, बीच में माइनस लगाना है, फिर कोना कोनी से गुना कर देना है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलना है। तो क्या हो जाएगा? इसे डेल का वैल्यू, इसे डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 गुने 6, कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो 4 गुने 6, अब बीच में लगाना है माइनस, माइनस 2 गुने 3, 2 गुने 3, तो क्या हो जाएगा? 4 छक्का 24 माइनस 2 तिहाई 6, तो 24 में से 6 गया तो 18, 18 आपका प्यारा सा आंसर हो गया। क्या हो गया? प्यारा सा आपका आंसर हो गया। तो यही तो है इसमें, और क्या इसमें पढ़ना है? और इसमें क्या पढ़ना है दोस्त? कुछ नहीं पढ़ना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे दिया। आगे भी आइए कुछ एक शानदार एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। आइए मैं आगे आपको यहाँ पे एक शानदार एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे और देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे डेल इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा। देखिए इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जाकर देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, जाकर देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको क्या तरीका सिखाया हूँ, मैं आपको क्या तरीका सिखाया हूँ?
इससे इसको गुना कर देना है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा गुने फिर माइनस साइन थीटा गुने माइनस साइन थीटा। अब बीच में क्या लगाना है माइनस, बीच में लगाना है माइनस कॉस थीटा गुने माइनस कॉस थीटा गुने माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिए साइन में साइन से गुना होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस खलास। अब बीच में माइनस का माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस। कॉस में कॉस से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या होता है प्यारे बच्चे 1 होता है 1। तो यही तो आपका प्यारा सा आंसर हो गया 1 आंसर। फिर ध्यान से समझिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा था माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और इस प्यारे सा डेल का वैल्यू माने इस सारणी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। तो हम लोग क्या किए साइन में साइन से गुना किए तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस में कॉस से गुना किए तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो डेल का वैल्यू क्या हो गया 1। यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में बाबू आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा, यह आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ना हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स का बुक है उसका हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। 4.1 के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा। आइए छोटा सा एक शायरी वायरी हो जाए, थोड़ा सा एक मोटिवेशनल कोर्स हो जाए। देखिए यहाँ पे जिंदगी, इस शायर ने क्या कहा है कि जिंदगी आसान नहीं होती है, लाइफ इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। लाइफ जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनानी पड़ती है। कैसे? तो बहुत कुछ सब्र करके, बहुत कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो चलिए मैं इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और देखिए प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरे आंधी तूफान की तरफ अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए, समझे। और इस वीडियो में आपको क्या कामियाँ, क्या खूबियाँ दिख रही है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे अंदर कोई कामियाँ होगी तब मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है ना वो हम लोग को मोटिवेशन देता है। क्या देता है? मोटिवेशन देता है। हम लोग उससे मोटिवेट होते हैं और ही इसी तरह जोश जुनून से पढ़ाने का नया नया तरीका ढूंढते हैं और ऐसे ही जोश जुनून के साथ हमेशा पढ़ाते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं और आगे क्या कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। अब आपका कंटिन्यू ऐसे ही क्लास चलेगा, कंटिन्यू आपका ऐसे ही क्लास अब चलते रहेगा और आप मेरे साथ जुड़ रहिए, कंटिन्यू रहिए। और आपका बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स लाने और दिलाने की मेरी गारंटी है। मेरे से सिर्फ आप जुड़ रहिएगा तो आपका 90% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। 90% मार्क्स आपसे दौड़ के आएगा। क्या आएगा? दौड़ के आएगा मेरे दोस्त, दौड़ के आएगा 90% मार्क्स कहीं जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस सेशन। प्लीज लाइक दिस चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स and also share this channel with lots of group. Okay, thanks for watching my video and thanks for everything. Good night, bye, take care.